जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक लेटेस्ट न्यूज़ है, वो चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, जो कि आप सब वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी मैंने ये सोचा कि थोड़ी बहुत आपको और मार्गदर्शन के माध्यम से कुछ चर्चा हो जाए। निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन है, एक मोटिवेशन है, वो हर विद्यार्थी को प्रेरित करता है ताकि वो उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा रहे। तो उसी श्रृंखला में जो चयन बोर्ड है उसने पशु परिचर का जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया है, और उसमें क्या पॉइंट्स हैं उन्होंने इंक्लूड किए हैं, कैसे आप तैयारी करके इस अल्प समय में आप पशु परिचर भर्ती को क्वालिफाइड कर सकते हैं, उस जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पशु परिचर जो एनिमल अटेंड एग्ज़ाम है उसके जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र और मात्र 10th क्लास रखी गई है, इसलिए फॉर्म भी ज़्यादा है और कंपटीशन भी इसमें बढ़ने वाला है। और सिलेबस है वो जो चयन बोर्ड है उसने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से उन्होंने जारी किया है, और निश्चित रूप से अगर आप जो सिलेबस चयन बोर्ड ने जारी किया है उसी के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हुए चलते हो तो निश्चित रूप से आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्शन हो सकता है। भर्ती परीक्षा ये जरूर 23 की है, लेकिन इसका फिर नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति फिर आई थी, फॉर्म दोबारा मांगे गए थे, इस वजह से इसको भर्ती परीक्षा 2024 भी हमें कह सकते हैं। और अभी चयन बोर्ड है वो सीईटी की एग्ज़ाम भी करवा रहा है, दोनों स्तर की, और साथ में उन्होंने पशु परिचर का सिलेबस भी जारी किया है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे उस सिलेबस में क्या कुछ नया होने वाला है। तो फटाफट से जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो फटाफट से अपने इस प्यारे से चैनल को आपका अपना मानते हुए, सहयोग देते हुए आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ये क्लास है, ये वीडियो है, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि पॉइंट टू पॉइंट बात होते हुए आप एनिमल अटेंड एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सके। ठीक है, कैसे तैयारी करें वो भी हम चर्चा करेंगे। देखो, ये आपका एक नोटिफिकेशन आया है जो आपका एनिमल अटेंड से है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया गया है ना। अब ये है आपकी जो RSSB अर्थना और पशुपालन विभाग के द्वारा है, पशु परिचर की भर्ती सीधी भर्ती है, जो 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, संशोधित विज्ञप्ति थी। तो उसके द्वारा इसमें क्या क्या होने वाला है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पशु परिचर जो एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा है जो सीधी 2023 से है, जो आपकी 23 भर्ती थी, जिसका नोटिफिकेशन है वो कितने को आया था, 6/10 यानी 6 अक्टूबर 2023 को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आया था, और फिर 12/1/2024 को इसका संशोधित करते हुए विज्ञापन दोबारा जारी किया गया था, और 1 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए गए थे। निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी उस समय जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्योंकि ये बात हो गई जनवरी और फरवरी लास्ट, तो आपने भरा था तो निश्चित रूप से आपने हर पॉइंट है वो कवर कर लिया होगा। निश्चित रूप से जो जो पॉइंट है जो चयन बोर्ड ने बता रखे हैं वो पॉइंट आपके निश्चित रूप से क्लियर हो भी गए होंगे। फिर भी आपको क्या करना है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाइड करनी है तो उसका जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा, और चाहो तो उसका आप प्रिंट भी निकला सकते हो। क्या निकला सकते हो? प्रिंट भी निकला सकते हो, और उस प्रिंट को निकालने के बाद उसका 1 या 2 बार आप अध्ययन कर सकते हो, जिसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सको कि इस पेपर में क्या आने वाला है। क्योंकि अनावश्यक बातें पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, रिलेटेड चीज पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट है आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 2024 में जो 19 जनवरी से इसका जो संशोधित विज्ञापन आया था और ऑनलाइन था, 19 जनवरी से लेकर आपका कितने तक, 17 फरवरी तक इसका क्या रखा गया था, शेड्यूल रखा गया था। ठीक है, ये इसमें रखा गया था। अब देखो, इसमें जो सिलेबस रहेगा उसमें अपन को क्या क्या शामिल करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है वो देख लेते हैं, है ना। अब इसमें जो आपका विज्ञापन आया था 19 जनवरी 2024 को, उसमें एक बिंदु संख्या थी
बिंदु संख्या 21, जिसमें आपकी जो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की गई थी, और उसमें ये संशोधन करके ये नोटिफिकेशन है वो चयन बोर्ड ने जारी किया गया है। जो परीक्षा की स्कीम है, पशु परिचर पदों की भर्ती हेतु परीक्षा की जो स्कीम है वो निम्न प्रकार से रहने वाली है। यानी आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 प्रश्न होंगे, और आपके अंक भी कुल कितने होंगे? 150 ही अंक होंगे। और जो परीक्षा की अवधि वो कितने होगी? 3 घंटे की आपकी परीक्षा की अवधि रहेगी। यानी आपको 3 घंटे मिलेंगे 150 क्वेश्चन करने के लिए। यानी एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का आपका होगा, है ना। और सब के लिए क्या है? पूर्णांक है वो समान है। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का ही होगा। ये नहीं कि कोई 1 का, कोई आधे का, कोई 1.5 का, ऐसे नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 अंक का होगा। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुल अंक भी आपके 150 होंगे, और 3 घंटे में आपको ये एग्जाम है कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी जितने क्वेश्चन आप अटेंड करना चाहते हो वो उसे 3 घंटे में करने पड़ेंगे। अब देखो, इस पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले जो बहुविकल्प, जिसे MCQs क्वेश्चन कहते हैं, वो 150 क्वेश्चन होंगे। अधिकतम पूर्णांक भी 150 का ही होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ये सही है। अगर आपका उत्तर गलत होता है, गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका 0.25 अंक है वो काटा जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसलिए आपको ये सोचना है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत का आंसर दे दिया, 4 प्रश्नों का आपने गलत आंसर दे दिया, तो आपका 1 प्रश्न है वो कट जाएगा जो आपने सही किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना है अनिवार्य। आपको 40% अंक है वो लेके आना अनिवार्य है। अगर आपके 40% अंक नहीं आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्या करोगे? क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पोस्ट की या किसी भी कैटेगरी की जो सीट है वो वैकेंट रह सकती है अगर 40% से कम अंक आते हैं तो। और जो परीक्षा का जो मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो आपका सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी 10वीं तक का आपका स्टैंडर्ड माना जाएगा, 10th क्लास का स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो कुल मिला के ये बात पढ़ते ही आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको क्या पढ़ना है। 6 से 10 तक की जो भी बुक्स है, NCERT की बुक्स है, NCERT की बुक है ना, वो आपको पढ़नी है। कौन सी क्लास की? 6 से 10। 6 से 10 में NCERT की जो बुक्स चलती है वो आपको पढ़नी है। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाते हो। और साथ में जो आपको 1-2 गाइड ऐसी मिलती है जो आपको लगता है ये सही है, उस गाइड को भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो सिलेबस पैटर्न रहेगा वो आपका 6 से 10 का रहेगा। और उनसे में आपको प्रेफरेंस दे रही है जो NCERT की बुक चलती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक चलती है, उनको आपको आधार मानना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पाठ्यक्रम से रिलेटेड, जिसमें आपको NCERT की बुक है उसमें कक्षा 6 से 10 तक की बुक्स पढ़नी है। और ये आपका स्टैंडर्ड है, जो पेपर का स्टैंडर्ड वो क्या होगा? 10th क्लास तक का स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना। ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपको 40% अंक है वो लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं? 40% अंक है वो आपको लेके आने हैं। 40% अंक लेके आओगे तभी आप क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। अब देखो, जो आपका 100% भारांकन है पाठ्यक्रम में 150 क्वेश्चनों का, वो किस तरीके से रहेगा। तो इसमें देखो, आपके राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना कि जो प्रेफरेंस क्या रहेगा, राजस्थान ही रहेगा, जिसमें आपका माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्तर का आपका जीके है, जिसमें आपकी जो आपकी डेली साइंस है, मैथ है, SST है, आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आपकी संस्कृति है, कला है, पशुपालन का सामान्य ज्ञान है, समसामयिक विषय है आदि इसमें शामिल होंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका जो पोर्शन आएगा वो ज्योग्राफी होगा। और ज्योग्राफी भी किसकी होगी? आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान की ज्योग्राफी होगी।
है ना। आपको विश्व की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की ज्योग्राफी होगी जिसमें आपकी स्थिति है, विस्तार है, भौतिक स्वरूप है ना, भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, आपकी जनसंख्या है, उसका आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन और उसमें आपके राजकीय मार्ग इत्यादि ये शामिल किए गए। तो ज्योग्राफी में ये आपके 8 से 10 जो आपके टॉपिक्स हैं वो रहने वाले। अब ये टॉपिक है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये ज्योग्राफी का पोर्शन आपका हो जाएगा। जो आपके 150 क्वेश्चन होंगे उसमें ज्योग्राफी के पॉइंट है वो ये रहने वाले हैं। निश्चित रूप से आपने, क्योंकि नोटिफिकेशन आए हुए लगभग 9 से 10 महीने हो गए, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन अक्टूबर से हम काउंट करते हैं, तो 9 से 10 महीने हो गए, लगभग हर विद्यार्थी ने ये सिलेबस कवर भी कर लिया होगा। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, जिस विद्यार्थी ने इन टॉपिकों को छोड़ दिया, इनमें से मान लो कोई भी टॉपिक उनका रह गया है, तो वो अब इनको तैयार कर सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड है वो कभी भी इसकी एग्जाम की डेट है वो भी जारी कर सकता है। ठीक है, अब आगे ज्योग्राफी में होने के बाद आपकी सेकंड पोर्शन आता है ज्योग्राफी के बाद, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, है ना। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति लगभग हर एग्जाम में यही आपका पोर्शन रहता है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का हो, लगभग वही पॉइंट रहते हैं। छोटी एग्जाम होती है तो उसमें कुछ पॉइंट कम कर दिए जाते हैं और बड़ी एग्जाम में वापस ऐड कर दिए जाते हैं। तो हिस्ट्री, कला और संस्कृति में क्या रहने वाले हैं, आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, आपका एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, भाषा और साहित्य है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य है, बोलियां, मेले और त्यौहार है, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तु कलाएं हैं, आपके लोक संगीत है, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां, ये आपके किस में शामिल होगा, हिस्ट्री के पोर्शन में शामिल होने वाले। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, जो 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसी का पैटर्न है आपको ध्यान में रखना। उसमें ये क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ पहली बार आपको पढ़नी है ना। उसके बाद आपके पास अतिरिक्त कोई मैटर होता है तो वहाँ से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन पहले आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो 6 से 10 तक की जो आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक चलती है उसमें ये पॉइंट, ये टॉपिक आपको अवश्य मिल जाएंगे। वहाँ से ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर करनी है, किसमें, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति में। ठीक है, ओके है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है कि चाहे आपकी और कोई चीज़ भी अगर ऐसी चीज़ है तो वो भी आपको ये प्रयास करना है कि 10वीं की जो चीज़ दे रखी है नहीं, 6 से 10 का जो मैटर दे रखा है वो ही पढ़ने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का जो इतिहास, कला और सांस्कृतिक है वो आपने देख लिया है, इसमें ये पॉइंट आ सकते हैं। उसके बाद देखो अपन चर्चा करते हैं आपकी जो आपकी सामान्य विज्ञान है, जो डेली साइंस है, उसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो 6 ही पॉइंट टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश और परावर्तन और नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, ये इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी क्लास के पढ़ने, आपको 6 से 10 तक की जो विज्ञान है उसी का पोर्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न दे रखा है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो आपका माध्यमिक स्तर का होगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये आपको आरएस नहीं बनना है, अभी आरएस है, आईएएस है, वो नहीं बनना कि भाई आपको बहुत सारी डीपली चीज़ आप पढ़ रहे हो, बहुत गहराई में जा रहे हो। आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 10 की जो बुक है पहले उनको पढ़ना है। उसके बाद आपके पास टाइम रहता है तो आप किसी भी एक अच्छे लेखक की गाइड जो आपको लगता है कि ये बढ़िया, उसकी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अपन यहाँ पे ऐसे कोई नोट्स आपको नहीं बेचते हैं कि भाई आप ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो। आपकी जो भी इच्छा हो, आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, आप मार्केट में उसकी क्योरी करके आसानी से वो बुक्स खरीद सकते हो और उसको
पढ़ सकते हो। तो विज्ञान के रिलेटेड में ये आपकी जो 6 पॉइंट है वो निर्धारित किए गए हैं। तो ये भी आपको 6 से 10 की जो बुक है वो पढ़ते हुए आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आता है इसमें आपका, कौन सा, प्रमुख समसामयिकी। कौन सा आता है, प्रमुख समसामयिकी, यानी जो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड होती है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी वो भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अब करंट अफेयर लगभग ये माना जाता है कि साल भर से पहले का जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्रमुख जो समसामयिक घटनाएं होती हैं जिसमें आपका खेल हो सकता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित कोई भी मुद्दे हैं, आपके राज्य और राष्ट्रीय, है ना, वो मुद्दे हो सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां हो सकती है। तो इसमें देखो राज्य और राष्ट्रीय पर विशेष बल दिया गया है। तो इसका मतलब आप ये मानो कि आपका अगर कोई करंट जीके से कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें आपका मुख्य रूप से स्टेट पे फोकस होगा और उसके बाद देश पे या नेशन पे फोकस हो सकता है, राष्ट्र पे फोकस हो सकता है। तो समसामयिक घटनाओं में मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि पिछले 1 वर्ष तक की जो भी कोई घटना घटित हुई है उसको आप संक्षेप में पढ़ सकते हो। वहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये समसामयिक घटनाओं का पॉइंट नंबर 4 है। पहला पॉइंट आपका ज्योग्राफी का था, दूसरा आपका हिस्ट्री कला संस्कृति का था, तीसरा आपका आपकी जो डेली साइंस होती है उससे रिलेटेड, और चौथा आपका समसामयिक का। और पांचवें में क्या है, पांचवें में आती है आपकी मैथ। ये तो हो गए मेजर करंट इवेंट्स, आपकी इंग्लिश में दे रखे हैं वो मैंने हिंदी में बता दिए। और इसके बाद मैथ में क्या आते हैं आपके, महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात। यानी इसमें आपका जो मैथ है वो भी मुख्य रूप से 6 से 10 का दे रखा है ना। इसके अलावा भी अगर आप ये 1-2 पॉइंट और पढ़ते हो जिसमें आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड है तो भी बढ़िया चीज़ रहने वाली है। लेकिन फिर भी अगर पॉइंट टू पॉइंट आप चलते हो तो ये 6-7 पॉइंट है वो आपके मैथ के बताए गए हैं, जिसमें आपके साथ 6 से 10 की मैथ पढ़ोगे तो उसमें आपके कवर हो जाएगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपने जो अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास भी ज़रूरी होता है, कितने समय में आप वो क्वेश्चन है वो हल कर पाते हो, क्योंकि आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे। क्या करने होंगे, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। तो इस वजह से क्या है कि आपके पास समय का अभाव हो सकता है मुख्य रूप से मैथ में। वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आप कितना फास्ट है उस सवाल को हल कर पाते हो। ठीक है, तो ये 5 नंबर पॉइंट है वो आपका गणित यानी मैथ से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। निश्चित रूप से जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक इस एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हैं, सपना देख रहे हैं कि मुझे पशु परिचर एग्ज़ाम को फाइट करना है, उसमें मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे इस तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है पशुपालन, क्योंकि इसका भी वेटेज रहने वाला है ना। एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, उसमें आपके पशुपालन के भी क्वेश्चन आएंगे। कितने भाई, कौन कौन से पॉइंट है, जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण की भाई जंतुओं से रिलेटेड, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, यानी कुक्कुट यानी मुर्गा पालन, आधुनिक विश्व में चरवाहा है, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन। ये 4 पॉइंट है वो आपके पशुपालन में इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट है वो इसमें शामिल किए गए हैं। आपकी ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी जो डेली साइंस है वो है, आपकी मैथ है, आपकी करंट अफेयर्स है और आपकी पशुपालन से। इसका मतलब इसमें पॉलिटिकल है वो शामिल नहीं किएगा, है ना, आपके पॉलिटिकल है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, और न ही ये माने अर्थव्यवस्था है वो भी इसमें शामिल नहीं की गई। लेकिन अर्थव्यवस्था के कुछ पॉइंट है वो इसमें आ सकते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो ये 6 पॉइंट है वो आपके एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। निश्चित रूप से इन 6 पॉइंटों के आधार पर आप इस कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है। क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना।
क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसी को पढ़ना है। वो कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा आप 2% 4% अगर इर्द गिर्द घूमना चाहते हो तो वो अलग बात है, लेकिन पहले आपकी जो प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि आपको अपना सिलेबस है वो सर्वप्रथम कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप थोड़ी बहुत और चीज़ पढ़ सकते हो, और आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो भी इसी पे होना चाहिए। तो आज की इस लेटेस्ट न्यूज़ में ये था जो चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा के जो लेटेस्ट जो आपका पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके संबंध में आज हमने आपके साथ चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हमें लगे कि जो भी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो रही है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।